हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र. In our last session, we have discussed the important MCQs of Unit 4, that is your web applications and security. In today's session, we are going to discuss the क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम योर यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड. इसमें जो हमने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं उसमें आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी हैं, यानी कि जो एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे. और साथ के साथ जो भी आपके इस यूनिट में से जो कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने इसमें कवर किए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करने वाले हैं. द फर्स्ट इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. जैसा कि आपके जो नया पैटर्न आया उसमें आपने देखा होगा कि आपका एमसीक्यूज का एक अलग ही सेक्शन बना दिया गया है. तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज के, जिसमें कि आपको क्या दे रखा होगा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे. उनमें से कोई भी एक या 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही ऑप्शन सही हो, 2 भी ऑप्शन सही हो सकते हैं. So whenever you are giving the answer, just keep it in mind that you are marking the correct option. The first question over here is, which of the following is not an element of communication? इनमें से कौन सा एक communication का element नहीं है जो कि हमारे communication process cycle के अंदर आते हैं. A channel, B receiver, C sender, D time. तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपके जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस हैं ये तीनों के तीनों आपके कम्युनिकेशन साइकिल के पार्ट हैं, जबकि जो डी ऑप्शन है वो पार्ट नहीं है. सो डी इज़ द आंसर, डी टाइम. ये हमारा एक कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है. क्वेश्चन 2, यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क. आप जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ आपको क्या अप्लाई करनी है, छुट्टी के लिए अप्लाई करना है. यू हैव टू अप्लाई फॉर अ लीव. Which method of communication will you use? So if you have to apply for a leave, what method of communication will you use for it? A email, B poster, C newsletter, D blog. तो देखिए ब्लॉग हो नहीं सकता क्योंकि ब्लॉग जो होता है वो पोस्ट को शेयर करने के लिए होता है, अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए होता है. न्यूज़लेटर आप किसी अखबार में छपवाएंगे नहीं, पोस्टर आप बनवाएंगे नहीं. सो आपके पास एक ऑप्शन बचा है, दैट इज ऑप्शन ए, email. You will write an email to your boss that yes, you have to go on leave, so please provide me. Question 3, by which action can senders send their messages? कौन से एक्शन के जरिए सेंडर्स अपने मैसेजेस भेज सकते हैं? A gestures, B speaking, C reading, D writing. तो जेस्चर्स के थ्रू आप मैसेजेस नहीं भेज सकते, जेस्चर्स के थ्रू आप बात कर सकते हैं. स्पीकिंग के थ्रू भी आप बात करते हैं. सी रीडिंग में आप पढ़ते हैं. डी राइटिंग, राइटिंग में आप लिख सकते हैं. तो अगर मैं अपने उससे देखूं तो मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए, राइटिंग के. हम राइटिंग के थ्रू अपने मैसेजेस भेज सकते हैं. लेकिन अगर एनसीईआरटी को देखा जाए तो एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड करती है ऑप्शन सी, रीडिंग. तो अगर आपको पेपर में आंसर देना है, इट इज़ बेस्ट दैट यू गो विद ऑप्शन सी, रीडिंग, बिकॉज इफ द एग्जामिनर इज गोइंग to check this question, obviously he is going to give you marks on this option. Question 4, which of the following is an example of oral communication? इनमें से कौन सा oral communication का example है? A newspapers, B letters, C phone call, D email. तो हम oral communication की बात कर रहे हैं तो oral communication में आपका क्या आता है, C phone call, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं they are in written format. Question 5, what are the types of words we should use for verbal communication? What kind of words should you use for your verbal communication? जब आप किसी से verbally बात कर रहे होते हैं तो किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल, वर्ड्स का इस्तेमाल आपको करना चाहिए? A acronyms, B simple, C technical, D jargons. So answer is your option B,
सिंपल, क्योंकि जितनी सिंपल लैंग्वेज होती है दूसरा पर्सन उसको बहुत ही आसानी से समझ पाता है। अगर आप उसी लैंग्वेज को डिफिकल्ट कर देंगे देन द अदर पर्सन will not be able to understand actually what you are trying to make him understand. Question 6. Why do we use emails? हम emails का इस्तेमाल क्यों करते हैं? A. To communicate with many people at the same time. एक ही समय पर कई सारे लोगों के साथ communicate करने के लिए. B. To share documents and files. Documents और files को share करने के लिए. C. To talk to each other in real time. एक दूसरे के साथ real time में बात करने के लिए. D. To keep a record of communication. Communication का record रखने के लिए. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है कि हम ईमेल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को शेयर करने के लिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7. विच ऑफ दीज इज अ पॉजिटिव गुड फेशियल एक्सप्रेशन? हमने बात करी थी कि अगर पॉजिटिव चीज़ होती है तो वो गुड होती है और नेगेटिव होती है तो वो बैड होती है। तो यहाँ पे इसने हमसे पूछा है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन है जो कि अच्छा माना जाता है? ए. फ्रॉनिंग वाइल कंसंट्रेटिंग. बी. मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट. सी. स्माइलिंग कॉन्टिन्यूसली. डी. रोलिंग अप योर eyes. So best option that is considered good is maintaining eye contact. आप जब भी किसी के साथ बात करें तो हमेशा उससे आई कांटेक्ट बना के रखिए, कभी उससे नज़रें मत चुराइए, ना उसकी तरफ लगातार मुस्कुराते रहिए, ना अपनी आँखों को इधर उधर मूव करिए और ना ही उल्टे सीधे चेहरे बनाइए। सो बेस्ट है कि आप एक अच्छा सा सिंपल चेहरे के साथ एक आई कांटेक्ट मेंटेन करें। क्वेश्चन 8. What does an upright, that is your straight, body posture convey or show? जब आप एक straight body posture लेते हैं तो वो क्या कन्वे करता है, क्या दिखाता है आपके बारे में? A. Pride. B. Professionalism. C. Confidence. D. Humility. So answer is your C. Confidence. जब आप straight body में से खड़े होते हैं तो वो आपको confidence दिखाता है। हाँ, कई लोग इसे गलत भी लेते हैं, नेगेटिव भी लेते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट नेगेटिव, इट इज़ गुड एज इट शोज दैट येस दिस पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन 9. विच ऑफ दीज इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क? इनमें से कौन सा वर्क जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ पर एक अच्छा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं माना जाता? ए. कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट्स वाइल टॉकिंग. बात करते समय हैंड्स को पॉकेट में रखना. बी. टॉकिंग एट मॉडरेट स्पीड में बात करना. सी. सिटिंग स्ट्रेट, सीधे बैठे रहना. डी. टिल्टिंग हेड अ बिट टू लिसन. हल्का सा हेड को नीचे झुकाना जिससे कि ये शो कर रहे हैं आप कि आप उन्हें सुन रहे हैं। तो इन्होंने नॉट एन एप्रोप्रिएट पूछा है तो उसमें आपका आंसर आएगा कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट वाइल टॉकिंग. बात करते समय हैंड्स को अपने पॉकेट में रखना. क्वेश्चन 10. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कम्युनिकेशन के बारे में सही है? 50% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल. जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो लगभग 50% होता है. बी. 20% communication is done using body movements, face, arms, etc. 20% communication हम लोग अपने body movements, face और arms के थ्रू करते हैं. C. 5% communication is done using voice, tone, pauses, etc. 5% communication हमारा जो होता है वो हमारी voice, tone या pauses के थ्रू किया जाता है. D. 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स. 7% कम्युनिकेशन हम लोग अपने शब्दों के द्वारा करते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन डी कि 7% कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा वर्ड्स के थ्रू होता है. क्वेश्चन 11. विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक? इनमें से कौन से पॉजिटिव फीडबैक के एग्जाम्पल्स हैं? ए. एक्सीलेंट, योर वर्क हैज़ इम्प्रूव. बहुत बढ़िया, आपका जो काम है वो सुधर गया, उसमें सुधार आया है. बी. आई नोटिस्ड योर डेडिकेशन टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट. मैंने देखा कि आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए. सी.
यू आर ऑलवेज डूइंग इट द रॉन्ग वे, आप हमेशा ही इसको गलत करते रहते हैं। डी ऑल ऑफ द अबव, या ये तीनों के तीनों। तो इनमें से जो ऑप्शन पॉजिटिव फीडबैक के लिए हैं वो आपके कौन से कंसीडर किए जाएंगे? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दे हैव प्रोवाइडेड यू ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 12, विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक, इनमें से कौन से आपके नेगेटिव फीडबैक के एग्जाम्पल्स हैं? ए आई हेट टू टेल यू दिस बट योर ड्राइंग स्किल्स आर पुअर, ये बताना मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन आपके ड्राइंग स्किल्स बहुत ही पुअर हैं। बी यू कैन श्योरली इम्प्रूव योर ड्राइंग, आप वास्तव में अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सी दिस इज अ गुड ड्राइंग बट यू कैन डू बेटर, ये ड्राइंग बहुत अच्छी है लेकिन आप अच्छा कर सकते हैं। डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। जो नेगेटिव फीडबैक है दैट इज योर ऑप्शन ए, कि आप किसी की बुराई भी कर रहे हैं और उसको नेगेटिव फीडबैक भी दे रहे हैं, दोनों साथ साथ कर रहे हैं। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड फीडबैक, गुड फीडबैक के अच्छे कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ए डिटेल्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग, जो बहुत अच्छे से डिटेलिंग दी गई हो और आपका समय भी बहुत लेता हो। बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट हो। सी स्पेसिफिक हो, एक सब्जेक्ट के बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे रखी हो। डी ओपिनियन बेस्ड हो। तो इसमें जो आपके इफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं दे आर योर ऑप्शन बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट एंड ऑप्शन सी, ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर्स हैं, बी एंड सी। क्वेश्चन 14, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर, इनमें से कौन सा एक कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है जो आमतौर पे पाया जाता है? ए लिंग्विस्टिक बैरियर, बी इंटरपर्सनल बैरियर, सी फाइनेंशियल बैरियर, डी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो जो आमतौर पे कम्युनिकेशन बैरियर नहीं पाया जाता है वो है आपका ऑप्शन सी फाइनेंशियल बैरियर। क्वेश्चन 15, विच ऑफ दीज आर वेज टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स, इनमें से कौन सा वो तरीका है जिसके जरिए आप कम्युनिकेशन बैरियर से क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं, उसको पार कर सकते हैं। ए रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स डिफरेंसेस, एक दूसरे के डिफरेंसेस की इज्जत करना। बी यूजिंग अ ट्रांसलेटर, एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना। सी नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल, किसी से कोई बातचीत ही नहीं करना। डी यूजिंग योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। तो वो वे जिससे आप कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं दैट इज योर ऑप्शन ए एंड बी, दूसरे के डिफरेंसेस को एक तो रिस्पेक्ट देना और दूसरा किसी ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। क्वेश्चन 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इनमें से कौन से वो ऑप्शंस हैं जिनमें कि एक अंडरलाइन वर्ड आपका एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है? ए राधा हैज अ रेड ड्रेस, बी आई कैन स्पीक फ्रेंच, सी द गर्ल ऑन द ट्रेन इज अ बेस्ट सेलर, डी Abdul can swim fast. So the options over here are your A Radha has a red dress and C the girl on the train is a best seller. Question 17, which of these sentences is capitalized correctly, इनमें से कौन सा सेंटेंस को अच्छे से कैपिटलाइज्ड किया गया जो सही हो बिल्कुल? ए रवि एंड आई आर गोइंग टू द मूवीज, यहाँ पे आई स्मॉल है तो ये होगा नहीं। बी सलीम इज विजिटिंग इंडिया इन जुलाई, यहाँ पे जुलाई का जे स्मॉल है तो ये भी नहीं होगा। सी द टाइगर इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, ये करेक्ट है तो सी ऑप्शन हो सकता है आपका। एंड डी शी इज अराइविंग ऑन मंडे, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर्स हैं आपके दे आर योर ऑप्शन सी एंड डी। क्वेश्चन 18, विच ऑफ दीज सेंटेंसेज आर पंक्चुएटेड करेक्टली, इनमें से कौन से सेंटेंसेस को अच्छे से पंक्चुएट किया गया है? व्हेन इज द पार्टी, पार्टी कब है, तो यहाँ पे आपका पंक्चुएशन मार्क ढंग से नहीं लगा है। ए आई हैड ब्रेड ऑमलेट एंड अ बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, मेरे पास ब्रेड ऑमलेट और एक बनाना है ब्रेकफास्ट के लिए, तो यहाँ पे भी इसको अच्छे से पंक्चुएट नहीं किया गया है। सी
आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई फर्स्ट फॉरेन ट्रिप. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी पहली फॉरेन ट्रिप के लिए. सो इट हैज़ बीन पंक्चुएटेड करेक्टली. सो ऑप्शन सी इज योर आंसर. डी, दिस इज अब्दुल्स नोटबुक. ये अब्दुल की नोटबुक है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इट इज ऑल्सो बीन पंक्चुएटेड करेक्टली. क्वेश्चन 19. इन विच ऑफ दीज सेंटेंसेस कैन यू फाइंड एन एडवर्ब. इनमें से कौन से सेंटेंस में आप एक एडवर्ब पा सकते हैं. ए, दिव्या ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे. दिव्या जो है वो रोज मिल्क पीती है. बी, संजय गिफ्टेड मी अ न्यू पेन. संजय ने मुझे एक नया पेन दिया है. सी, आई ओपन द डोर लॉक. मैंने डोर लॉक खोला है. डी, सीता इज 5 फीट टॉल. सीता की हाइट 5 फीट है, यानी कि वो इतनी लंबी है. तो यहाँ पे जिस सेंटेंस में हमें एडवर्ब मिल रहा है दैट इज योर ऑप्शन ए, दिव्या ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे. क्वेश्चन 20. आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. आपको यहाँ एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें आपको ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट पता लगाना है. व्हाट इज द सेंटेंस. द कार क्रैश्ड इन द ट्री. तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम द कार की बात करें तो कार यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही है, राइट. क्रैश्ड की बात करें तो क्रैश्ड हमारा यहाँ पे वर्ब है. और ट्री की बात करें, द ट्री, ठीक है, तो यहाँ पे वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए. क्वेश्चन 21. आइडेंटिफाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. इस सेंटेंस में आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना है. द सेंटेंस इज द बैंड प्लेड म्यूजिक फॉर द ऑडियंस. जो बैंड था उसने ऑडियंस के लिए म्यूजिक प्ले किया. सो यहाँ पे जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारे ऑप्शंस में से क्या आएगा, ऑप्शन डी, ऑडियंस. क्वेश्चन 22. Which of these is an imperative sentence? Out of these four options, which sentence is considered as an imperative sentence? A, switch off the fan. B, Sheila has gone to the market. C, where are my pen colors? D, oh no, I missed my flight. So, imperative sentence is your option D, oh no, I missed my flight. Question 23. Which of these sentences is an active voice? Out of these four sentences, which sentence can be considered that yes, it is an active voice? A movie is being watched by them. ये passive में है. B, the car repaired by Raju. ये भी आपका passive में है. C, he is reading a book. ये active है. D, the thief was being chased by a policeman. ये भी passive है. So your option C, he is reading a book, is an active voice. Question 24. Name the different communication elements. ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जिसमें आपको सिर्फ नेम बताने हो, और it can also come as explain the different communication elements. They can ask for the explanation also. So I have given you the explanation and name both. So however it comes in your exam, you will be able to answer it. So the various elements of a communication cycle are your sender, message, channel, receiver and feedback. Let's understand what all these are. Sender is who? It's a person that is beginning the communication, जो communication की शुरुआत करता है. Message, it is the information that the sender wants to convey. ये वो information होती है जो कि sender भेजना चाहता है, जिसके बारे में वो बताना चाहता है. चैनल, द मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन इज बीइंग सेंट. वो जरिया जिसके थ्रू हम लोग मैसेज भेजते हैं. रिसीवर, द पर्सन टू होम द मैसेज इज सेंट. रिसीवर वो होता है जिसको मैसेज भेजा जा रहा है या जो मैसेज रिसीव करता है. फीडबैक, द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द मैसेज. और फीडबैक क्या होता है, जो कि रिसीवर मैसेज को पढ़ने या रिसीव करने के बाद आपको देता है. Question 25. List the various methods of communication. You have to tell the methods through which you can communicate.
So the different methods are your face-to-face informal communication, email, notices or posters, business meetings, social networks, newsletters, and many more are there, but you can learn only these 6 for your exam. Question 26. List the different types of verbal communication. You have to tell here about different types of verbal communication, and then you have to include the examples for each of the verbal communication after explaining them. So the different types are, your first one is interpersonal communication. This form of communication takes place between two individuals. ये जो communication होती है ये दो लोगों के बीच में होती है, इसीलिए इसे वन ऑन वन कन्वर्सेशन कहा जाता है. It can be formal or informal. Examples: a manager discussing the performance with an employee. अगर एक मैनेजर अपने किसी एम्प्लॉय के साथ परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहा होता है, दैट हाउ देयर कंपनी इज परफॉर्मिंग. सेकेंड, टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग होमवर्क. दो फ्रेंड्स अगर आपस में होमवर्क डिस्कस कर रहे हो. बी, रिटन कम्युनिकेशन. दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स राइटिंग वर्ड्स. ये जो कम्युनिकेशन होता है इसमें राइटिंग वर्ड्स के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं. इसमें आपकी लेटर्स, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, एसएमएस, सोशल मीडिया चैट्स, ये सब कवर हो जाता है और ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकता है. एग्जाम्पल्स: अ मैनेजर राइटिंग एन एप्रिसिएशन ईमेल टू एन एम्प्लॉय. एक मैनेजर अगर अपने एम्प्लॉय को एक एप्रिसिएशन ईमेल लिख रहा है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ रिटन कम्युनिकेशन. सेकेंड, राइटिंग अ लेटर टू ग्रैंड मदर इंक्वायरिंग अबाउट हेल्थ. अगर आप अपनी ग्रैंड मदर को लेटर लिख रहे हैं उनकी हेल्थ के बारे में पूछते हुए, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर रिटन कम्युनिकेशन. सी, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन टू पीपल इन्वॉल्व. जब दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उस जगह पर स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है. इसमें हर एक पार्टिसिपेंट जो होता है, he or she can interact and converse with the other participants, other persons. Examples like your press conferences and board meetings. D, public communication. This type of communication takes place when an individual addresses a large gathering. जैसे कि अगर कोई एक पर्सन स्पीच दे रहा है तो वो स्पीच कहाँ पे देगा, जब बहुत सारे लोग उसके आसपास गैदर्ड होंगे. तो इस तरह को हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ सच कम्युनिकेशन इंक्लूड योर इलेक्शन कैंपेन्स एंड पब्लिक स्पीचेस बाय द डिग्नेटरीज. क्वेश्चन 27. लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. पेपर में ये आपको वर्बल कम्युनिकेशन की जगह नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन भी आ सकता है. So focus on the advantages and disadvantages of your non-verbal and visual communication also. Here we will discuss advantages and disadvantages of verbal communication. So advantages are, it saves time in communication. Communication में हमारा समय बचाता है. It is quick in obtaining feedback once delivered. एक बार आपका मैसेज पहुंच गया तो ये बहुत जल्दी फीडबैक ले लेता है. इट इज़ मोर रिलायबल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. बहुत अच्छा ज़रिया है कम्युनिकेशन का. इट इज़ फ्लैक्सीबल एंड इफेक्टिव फॉर ऑल. हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सीबल और इफेक्टिव है, यानी कि हर कोई अपने तरीके से इसको यूज़ कर सकता है. इट इज़ चीपर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड हैंस सेव्स मनी. और क्योंकि ये एक सस्ता सा ज़रिया है कम्युनिकेशन का, दैट्स वाई वी आर एबल टू सेव आवर मनी एज वेल. डिसएडवांटेजेस: इमोशंस आर विजिबल. जो आपके इमोशंस होते हैं वो दूसरा पर्सन देख सकता है. एंड हेंस लीड्स टू ट्रबल इन सर्टेन केसेस एंड दैट्स व्हाई यू गेट इनटू ट्रबल इन सम ऑफ योर केसेस. इट हैज़ नो लीगल वैलिडिटी. इसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होता क्योंकि एवरीथिंग इज वर्बल, एवरीथिंग इज ओरल एंड हेंस विल लीड टू प्रॉब्लम्स इन सर्टेन सिचुएशंस. और कुछ सिचुएशंस में आपके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकता है. इट हैज़ इश्यूज व्हेन कम्युनिकेटिंग विद डिस्टेंट पीपल. जब आप डिस्टेंट पीपल से, जो लोग दूर रह रहे हैं उनसे बात कर रहे होते हैं, तो उसमें भी कई बार ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है.
दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट सुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस। अगर आपको लेंथी मैसेज किसी तक पहुंचाने हैं, फॉर दैट verbal communication is not at all suitable. And last, it does not provide permanent record unless it is recorded with modern means of storage. इसका कोई permanent record नहीं होता तब तक जब तक कि आप इसे किसी modern means of storage का इस्तेमाल करके record नहीं करते. Question 28. Explain non-verbal and visual communication with their importance. Here you have to tell the importance of non-verbal and visual communication, and you have to give their definition as well. So non-verbal communication is what? It is the expression or exchange of information or messages without using any spoken or written word. बिना किसी written word का इस्तेमाल किए, spoken word का इस्तेमाल किए, हम लोग अपने expressions के through अपनी information को, messages को share करते हैं. Importance, it is understood by all even if there is no common language. अगर कोई common language ना हो, कोई language barrier ना हो, तो ये आसानी से एक दूसरे के द्वारा समझी जा सकती है. The receivers can easily interpret the cues without any barrier of common reason, language, qualification, etc. जो रिसीवर्स हैं, जो समझने वाले हैं, वो आसानी से इस लैंग्वेज को समझ लेते हैं अगर वहाँ पर कोई भी रीजन, लैंग्वेज या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रुकावट ना हो. विजुअल कम्युनिकेशन, इट प्रूव्स टू बी इफेक्टिव सिंस इट इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेजेस ओनली. ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ मैसेजेस जो है आपस में इंटरचेंज होते हैं. किसके थ्रू? इमेजेस और पिक्चर्स के ज़रिए. And therefore you do not need to know any particular language for understanding it. इसलिए इस तरह की कम्युनिकेशन को समझने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखना ज़रूरी नहीं होता. Importance, it helps in explaining the things in the way which are not possible through words. ये उन चीज़ों को भी इतने आसानी से समझा देती है जिन चीज़ों को आप वर्ड्स के थ्रू भी शायद नहीं समझा पाते. It also clears the barriers of qualification or knowledge, and because of this, it clears all the barriers of communication and knowledge that leads to problems. Question 29. List different types of non-verbal communication. So the different types of non-verbal communication are your facial expressions, postures, gestures or body language, touch, space, eye contact, and para language. All these have been explained in the session in which we have discussed the communication skills unit. So if you want to understand all these things, or if you understand any topic of this session, you can watch those sessions and you will be able to understand whatever we are discussing right now. Question 30. What do you mean by feedback? It means you have to define feedback. Let's take a scenario. यहाँ पे वो आपको एक सिनेरियो लेने के लिए कह रहा है. राधा इज योर कोवर्कर. राधा आपकी कोवर्कर, आपके साथ काम करती है. टुगेदर यू आर मेकिंग अ रिपोर्ट ऑन हाउ टू मैनेज द वेस्ट इन योर स्टोर. टुगेदर आपको एक रिपोर्ट बनानी है कि कैसे आपके स्टोर में जो वेस्ट रखा रहता है उसको आप मैनेज कर सकते हैं. सिंस she has not finished her part of the report on time, और क्योंकि जो रोल उसका था, जो उसे निभाना चाहिए था रिपोर्ट को ख़त्म करने में, वो उसने नहीं किया और आपकी रिपोर्ट समय पर ख़त्म नहीं हो पाई है. द होल रिपोर्ट हैज़ गॉट डिलेड. इसलिए आपकी जो पूरी रिपोर्ट है वो क्या हो गई है, देरी से हो रही है. एंड द मैनेजर हैज़ गिवन यू बोथ अ वार्निंग. और मैनेजर ने आप दोनों को ही एक वार्निंग दी है. Write down the feedback you would like to give your co-worker on managing time. तो आप अपने co-worker को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्या फीडबैक देना चाहते हैं वो दीजिए. Try to keep the feedback specific and polite. और जो भी फीडबैक आप देंगे वो बहुत ही पोलाइट होना चाहिए और स्पेसिफिक टू द पॉइंट होना चाहिए. तो द डेफिनेशन ऑफ feedback is the final component and one of the most important factors in the process of communication. फीडबैक एकदम लास्ट का फाइनल कंपोनेंट होता है और आपके
कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सिंस इट इज़ डिफाइंड एज अ रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। क्योंकि ये क्या होता है, एक तरह का रिस्पॉन्स होता है जो कि एक रिसीवर एक मैसेज को लेने के बाद, इंफॉर्मेशन को लेने के बाद सेंडर को देता है। So the feedback that you will give to Radha is, you are a great asset to the team. आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, एक बहुत ही अच्छी कोवर्कर हो हमारी टीम के लिए। यू आर वेरी प्रोफेशनल एंड फोकस्ड ऑन योर वर्क। आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो, यानी कि अपने प्रोफेशन में रह के आप सिर्फ प्रोफेशन को लेके ही सारी बातें करते हो, कोई इधर उधर की बात नहीं होती, और आप हमेशा अपने वर्क की तरफ फोकस्ड रहते हैं। Despite the difficult deadlines for the report on how to manage the waste in your store, इसके बावजूद कि आप हमारे पास कितनी डिफ़िकल्ट डेडलाइंस थी रिपोर्ट को लेके, और उस रिपोर्ट में हमें मेंशन करना था कि हम कैसे अपने उस वेस्ट को मैनेज करेंगे जो हमारे स्टोर में रखा हुआ है। यू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, आपने अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखा। यू रिस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम्स विदाउट गेटिंग एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड, बिना गुस्सा हुए, बिना फ्रस्ट्रेट हुए आप हर प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। Whenever you have free time, I see you studying or looking over someone's shoulder, trying to troubleshoot a problem। जब भी आपके पास खाली समय होता है, आप हमेशा कुछ ना कुछ या तो पढ़ रहे होते हैं या कोशिश करते हैं कि दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इट वुड बेनिफिट द एंटायर डिपार्टमेंट, ये पूरे डिपार्टमेंट को बेनिफिट करेगा। इफ़ यू पेड मोर अटेंशन टू द डिलीवरी टाइम, अगर आप डिलीवरी टाइम पे ज़्यादा ध्यान दें। तो इस तरीके से आपने उस पर्सन की तारीफ़ करी, उसको एनकरेज किया, और उसको आपने ये भी बताया कि हाँ बहुत अच्छे हो, बस आपको थोड़ा सा ध्यान कहाँ देना है, डिलीवरी टाइम पे, कि जिस डेडलाइन पे हमसे जो चीज़ मांगी गई है वो आपको अपने ध्यान में रखनी है और उसी टाइम पे आपको वो चीज़ सबमिट करनी है। क्वेश्चन 31, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, और दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू गिव फीडबैक। फीडबैक देना क्यों ज़रूरी होता है। सो फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट एंश्योर्स द सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे कम्युनिकेशन की सक्सेस और इफेक्टिवनेस को बताता है कि हमने जिस पर्सन के साथ भी जो भी कम्युनिकेशन किया, whether that communication has an effect on that person or not. It validates effective listening, ये effective listening को बढ़ावा देता है। The person providing the feedback knows they have been understood and that their feedback provides some value। जो person feedback दे रहा होता है उसे पता है कि हाँ हमने जो सुना, जो भी किया वो हमें समझ में आ गया है और हमारा जो फीडबैक हम दे रहे हैं उसकी कुछ वैल्यू है, कुछ इम्पोर्टेंस है। इट मोटिवेट्स, ये एनकरेज करता है। फीडबैक कैन मोटिवेट पीपल टू बिल्ड बेटर वर्क रिलेशनशिप्स। फीडबैक जो है वो लोगों को एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है कि वो और ज़्यादा अच्छे वर्क रिलेशनशिप्स बनाएं एंड कंटिन्यू द गुड वर्क दैट इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड, और उस अच्छे काम को आगे भी करते रहें जिसकी हमेशा से तारीफ होती आई है। इट इज़ ऑलवेज देयर, ये हमेशा वहाँ होता है। एवरी टाइम यू स्पीक टू अ पर्सन, हर बार जब आप एक पर्सन से बात करते हैं, वी कम्युनिकेट फीडबैक, तो हम उसको क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। सो इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू प्रोवाइड वन, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी पर्सन को फीडबैक ना दे रहे हो। फीडबैक हमेशा आपके प्रोसेस में रहता है। इट बूस्ट्स लर्निंग, लर्निंग को बढ़ावा देता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेन फोकस्ड ऑन गोल्स, ये इंपॉर्टेंट है जिससे कि आप अपने गोल्स की तरफ फोकस रहें, अच्छे से प्लानिंग कर सकें और अच्छे और इम्प्रूव प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाकर कस्टमर्स को या किसी भी पर्सन को प्रोवाइड कर सकें। एंड लास्ट इज इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, इट हेल्प टू फॉर्म बेटर डिसीजंस, ये अच्छे डिसीजंस में लेने में हमारी मदद करता है। टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस बढ़े और आगे अच्छी होती रहे। क्वेश्चन 32, मेंशन सम वेज टू ओवरकम बैरियर्स। बैरियर्स को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ तरीके बताने हैं, कुछ रास्ते बताने हैं। सो
Some of the ways that can be used to overcome barriers are: use simple language. सिंपल लैंग्वेज का, इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें. डू नॉट फॉर्म एजम्पशंस ऑन कल्चर, रिलीजन और ज्योग्राफी. किसी के भी कल्चर, रिलीजन या ज्योग्राफी के बारे में पहले से कोई माइंड में इमेज ना बनाएं. ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल. जितना आप पर्सनली एक पर्सन से बात कर सकते हैं उतना आप कोशिश करें. यूज विजुअल्स. विजुअल्स का इस्तेमाल करें, यानी कि इमेजेस और पिक्चर्स का. टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफरेंसेस इन लैंग्वेज. इफ़ यू आर इन सम पार्ट जहाँ पे आपको लगता है कि लैंग्वेज में डिफरेंस होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, टेक सम ट्रांसलेटर विद यू सो दैट ही कैन हेल्प यू इन दिस. बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन. दूसरों की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दें. बी अ गुड लिसनर. एक अच्छे लिसनर बने. अगर कोई पर्सन आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसकी बात को पूरा सुनिए पहले. एंश्योर प्रॉपर फीडबैक. एक अच्छा फीडबैक दूसरे को प्रोवाइड करें. क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन. कोई भी कम्युनिकेशन करने से पहले आपके आपस में जो भी आइडियाज हैं उसको लेके वो आपस में एक दूसरे को क्लियर करिए, साफ करिए. क्वेश्चन 33. Write down the common communication barriers you may come across when you move to a new city or country. जब आप किसी नए शहर में या किसी नए देश में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे कौन से कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है. दैट यू हैव टू टेल हियर. सो द कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स दैट I, you or any other person can face when we move to a new city or a country are your physical barriers. So what physical barriers are? They are environmental and natural conditions that act as a barrier in communication. For example, text messages are often less effective than face to face communication. फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने से जो इफेक्ट आता है वो टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू नहीं आता. लिंग्विस्टिक बैरियर्स. इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग अ लैंग्वेज इज नोन एज लैंग्वेज बैरियर. अगर आप किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे या वो लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो वो लैंग्वेज बैरियर कहलाता है. और लैंग्वेज बैरियर जो बहुत ही कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर है, इट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिसइंटरप्रिटेशंस. कि ये दूसरा पर्सन या तो आपको गलत समझ ले या आपकी बात को गलत समझ जाए. फॉर एग्जाम्पल योर प्रोफेशनल jargon. Interpersonal barriers. The barriers to interpersonal communication occur when sender's message is received differently from how it was intended. Interpersonal barrier कहाँ आता है? मान लीजिए मैंने कुछ मैसेज भेजा लेकिन जो मैसेज मैं भेजना चाह रही थी वो ना भेज के कुछ और ही सेंस में मैसेज दूसरे पर्सन के पास चला जाता है. It is also very difficult to communicate with someone who is not willing to talk or express their feelings and views. और सबसे ज़्यादा मुश्किल उस पर्सन के साथ बात करने में होती है जो या तो आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता और ना ही अपनी फीलिंग्स और व्यूज़ को आपके आगे रखना चाहता है. Organizational barriers. Organizations are designed on the basis of formal hierarchical structures. जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स के बेस पर डिज़ाइन की गई हैं. दैट फॉलो सम स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, बिहेवियर नॉर्म्स एटसेट्रा. सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी अ बैरियर टू फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. अगर एक सुपीरियर और उसके नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट के बीच में अगर रिलेशनशिप्स अच्छे ना हों तो इसकी वजह से आगे और भी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं और आपका जो फ्री फ्लो है कम्युनिकेशन का वो रुक जाता है. कल्चरल बैरियर्स. कल्चरल बैरियर कब होता है? व्हेन डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स आर अनएबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स कस्टम्स. जो एक क्या होता है, लोग आपस में दूसरे के कस्टम्स को समझ नहीं पाते और इस वजह से इनकन्वीनियंस और डिफ़िकल्टीज जो होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं. कई बार क्या होता है, लोग जो हैं वो अपनी खुद की एक स्टीरियोटिपिकल एजम्पशन बना लेते हैं दूसरे के कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में, जिस वजह से और भी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है ओपिनियंस में. और ये क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन
ना हो पाए। क्वेश्चन 34, व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच? So everybody knows the basic parts of speech. Let's talk about them. So the basic parts of your speech are nouns, pronouns, adjectives, verbs and adverbs. ये क्वेश्चन ना केवल इस तरीके से बल्कि ऐसे भी पूछा जा सकता है दैट राइट अबाउट ईच बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल. सो यू इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन you have to write the definition as well as a example of every part of speech. Question 35, name the supporting parts of speech. So the supporting parts of your speech are articles, conjunctions, preposition and interjection. तो जैसे मैंने आपको बताया ऊपर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ सकता है, सेम इसी तरीके से 35th क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है कि हर एक सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच को आप एक्सप्लेन करिए विद एग्जाम्पल. या एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा तो सिर्फ एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं. Question 36, write 2 sentences of each type of sentence. आपको जो sentences दे रखे हैं वो क्या है? Statement, question, exclamatory and order. So you have to write 2 sentences about all these 4. First of all, statement, blue is my favorite color. जो blue है वो मेरा favorite color है. द फेयरवेल पार्टी बिगेन्स इन 2 hours. जो फेयरवेल पार्टी है वो 2 घंटे में शुरू हो जाएगी. सो दिस इज स्टेटमेंट, सिंपल. क्वेश्चन, वेयर इज योर बुक? इज इट रेनिंग आउटसाइड? सो एनी अदर क्वेश्चन यू कैन राइट ओवर हियर. एक्सक्लेमेटरी, हुर्रे वी वॉन द मैच. एंड सेकेंड इज, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. इफ वी टॉक अबाउट ऑर्डर, प्लीज सिट हेयर, यहाँ बैठ जाइए. डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क. तो जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो हम इस तरीके से ऑर्डर देते हैं. तो आप किसी भी तरह के सेंटेंसेस लिख सकते हैं. क्वेश्चन 37, विच इज योर फेवरेट फूड, डिश और क्वेश्चन? आपका कौन सा खाना, डिश और क्वेश्चन मनपसंद है? राइट 2 पैराग्राफ्स अबाउट योर फेवरेट फूड, डिश और क्वेश्चन. अपने फेवरेट फूड, क्वेश्चन और डिश के बारे में 2 पैराग्राफ्स लिखिए. Each paragraph should have a minimum of 5 sentences. हर एक पैराग्राफ में मिनिमम 5 sentences होने चाहिए. Make sure you follow all the rules about sentences and paragraphs you have learned. और जितने भी रूल्स आपने sentences और paragraphs के बारे में पढ़े हैं वो सारे रूल्स आपको फॉलो करते हुए पैराग्राफ लिखना है. तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो आप कंसीडर कर सकते हैं. अगर इसके अलावा भी आप चाहें तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं. What I have written, I love to eat a lot of different dishes. मुझे बहुत सारी different dishes खाना पसंद है. Among the number of foods, बहुत सारे foods में से burger is my favorite food. burger मेरा favorite है. Because it tastes and smells delicious. क्योंकि इसका taste और जो smell होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, delicious होती है. या fabulous भी लिख सकते हैं. माई मॉम कुक्स द बेस्ट बर्गर्स इन द वर्ल्ड. मेरी मदर जो है संसार के सबसे अच्छे बर्गर बनाती हैं. आई ऑलवेज आस्क हर टू मेक बर्गर फॉर मी. मैं हमेशा उन्हें अपने लिए बर्गर बनाने को कहती हूँ. इन बर्गर्स में आई लव पनीर चीज़ बर्गर. मुझे पनीर चीज़ बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है. ऐसा इसलिए बिकॉज चीज़ बर्गर जो होता है वो हेल्दी होता है और मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है. इट क्रिएट फन. वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज बर्गर पार्टीज. और फन क्रिएट करने के लिए हम लोग बर्गर पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं. आई कैन ईट मैनी बर्गर्स एट अ टाइम. मैं एक समय पे बहुत सारे बर्गर्स खा सकती हूँ. तो अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि मुझे बर्गर्स पसंद है. ऐसा कुछ नहीं है. मैंने जस्ट एक पैराग्राफ लिखा है सो दैट यू कैन हैव द आइडिया दैट येस एक्चुअली व्हाट यू हैव टू राइट. सो यू कैन राइट अबाउट योर ओन समथिंग फेवरेट. क्वेश्चन 38, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में कुछ डिफरेंसेस बताइए. तो एक्टिव वॉइस क्या होती है? सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन आर नोन टू बी इन एक्टिव वॉइस. वो सेंटेंसेस जिसमें कि आपको लगे कि जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ से कोई एक्शन किया जा रहा है वो सेंटेंसेस आपके एक्टिव वॉइस में कंसीडर किए जाते हैं. एग्जाम्पल्स, अली चेंज द फ्लैट टायर. तो अली यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्शन किया जा रहा है कि वो एक फ्लैट टायर को बदल रहा है.
आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और आई के द्वारा क्या एक्शन किया जाएगा, दैट ही और शी विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे। Then is passive voice. Sentences in which the subject receives an action. Passive voice वो होता है जिसमें कि subject जो होता है वो एक तरह का action receive करता है। उस examples क्या रहेंगे? The flat tire was changed by Ali. यहाँ पे जो flat tire हो गया वो आपका subject हो गया और flat टायर के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है कि अली उसे चेंज कर रहा है। द हाउस विल बी क्लीन बाय मी एवरी सैटरडे। जो घर है यहाँ की, द हाउस इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट ओवर हेयर एंड द सब्जेक्ट इज रिसीविंग एन एक्शन दैट इट विल बी क्लीन्ड एवरी सैटरडे बाय मी। क्वेश्चन 39, mention the important elements of a paragraph. इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑल्सो। अगर क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मांगता है, अगर क्वेश्चन आप सर कहे कि इसको एक्सप्लेन करिए, देन यू हैव टू एक्सप्लेन। अदरवाइज ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं कि इसके एक्सप्लेनेशन आपसे मांगा जाएगा। सो यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स पूछे हैं आपसे पैराग्राफ के, तो आप उन्हें बता दीजिए कि वो कौन से important elements हैं. So there are essentially 4 important elements for writing a good paragraph, and what they are: unity, order, coherence and completeness. So these are the 4 things that you require to write a good and nice paragraph. So all these were the questions from your NCERT, and some important questions were also there. I hope you must have liked today's session. If you really liked it, please like, share, and comment. Share it with your friends and other persons. The persons or the students who have subscribed our channel, please stay connected with us so that we can keep you updated with the upcoming sessions in which we are going to discuss some other important question answers. The new visitors are requested to please subscribe the channel and press the bell icon so that you also keep yourself updated with the upcoming sessions and prepare well for your exams. Meet you in the next session with some important question answers of other unit. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।